हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। आज हम स्टडी करने वाले हैं अपने चरक संहिता का सूत्र स्थान का अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है आर्गव अध्याय। ठीक। अब जो मैंने यहाँ पर बोला चरक संहिता का सूत्र स्थान, ठीक। अब लोगों को सूत्र स्थान ही समझ में नहीं आता कि कब सूत्र स्थान की बात हो रही है, कब निदान स्थान की बात हो रही है और कब सूत्र स्थान के अंदर भेषज चतुष्क की बात हो रही है, स्वस्थ चतुष्क की बात हो रही है। जैसे मैं आपको सबको लोगों को ये तो पता है ये हमारे चरक संहिता के चैप्टर नंबर 3 है। अगर मैं आपसे पूछूँ कौन से चतुष्क में आएगा, ठीक, कौन से चतुष्क में आएगा, तो आप बोलोगे भेषज चतुष्क में। ठीक, भेषज चतुष्क में क्यों आता है? क्योंकि जो हमने बेसिक में पढ़ा था कि जो पहले 4 चैप्टर थे ना वो हमारे भेषज चतुष्क के अंदर आते हैं, ठीक है, और उसके अगले जो 4 चैप्टर होते हैं वो स्वस्थ चतुष्क के अंदर आते हैं। यानी जो आर्गव अध्याय है यानी जो चैप्टर 3 है वो भेषज चतुष्क के अंदर आता है। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पर बेसिक वाली वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारा चरक संहिता में 8 स्थान होते हैं, टोटल 120 अध्याय होते हैं। ठीक, यानी कि 8 स्थान होते हैं और 120 चैप्टर होते हैं, जिनमें से पहला होता है सूत्र स्थान। सूत्र स्थान के अंदर 30 चैप्टर आते हैं, जो कि हमने अभी BMS फर्स्ट ईयर में BMS फर्स्ट प्रॉप के अंदर पढ़ना होता है। ये तो बाद में आएंगे सेकंड ईयर थर्ड प्रॉप में, ये सब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी केवल हमें सूत्र स्थान पढ़ना है, यानी सूत्र स्थान के 30 चैप्टर पढ़ने हैं, जो कि अभी हमारे सिलेबस में केवल उनमें से 12 चैप्टर है। ठीक, अब इस सूत्र स्थान का आगे चल के डिवीजन किया गया है। ठीक, देखो मैं इसी सूत्र स्थान का आपको डिवीजन दिखाता हूँ। देखो इसी सूत्र स्थान का यहाँ पर डिवीजन किया गया है। टोटल 30 चैप्टर थे ना, 30 चैप्टर का डिवीजन क्या है, जिनमें से पहले 4 चैप्टर भेषज चतुष्क के अंदर और उसके बाद 4 चैप्टर स्वस्थ चतुष्क के अंदर, यानी 4 का ग्रुप करके एक चतुष्क बना दिया। चतुष्क का मतलब क्या होता है? चतुष्क का मतलब होता है 4, एक ग्रुप बना दिया कि किसी भी 4 मेंबर का, यानी ये 4 अध्याय है, 4 चैप्टर है, उनका एक ग्रुप बना दिया जिसको हम भेषज चतुष्क। अब भेषज नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इन 4 चैप्टरों के अंदर हम मेडिसिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, और 5 से 8 जो इसके अंदर 5 से 8 जो 4 चैप्टर है उसके बारे में हम हेल्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं, और अगले जो 4 चैप्टर है उसमें हम कुछ निर्देश मतलब हाउ टू बिहेव, मतलब किस तरह से बिहेव करना है, ठीक, उनके बारे में कह रहे पढ़ने वाले हैं। तो इनको हम बोलते हैं निर्देशक चतुष्क। उसके बाद हम कल्पना चतुष्क, उसके बाद रोग चतुष्क, योजना चतुष्क, अन्नपान चतुष्क। ठीक, तो इन 7 चतुष्क के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, और एक संग्रह द्वैवीय होता है। ठीक, अब देखो अभी हमें केवल BMS फर्स्ट प्रॉप में ये पढ़ने है हमारे भेषज चतुष्क, स्वस्थ चतुष्क और निर्देशक चतुष्क। अगर आप कभी वाइवा में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर कोई वाइवा में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जैसे मान लो पहले चरक संहिता के 4 चैप्टर है वो कौन से चतुष्क के अंदर आते हैं, तो आप क्या बताओगे? भेषज चतुष्क के अंदर। और अगले जो 4 चैप्टर हैं 5 से लेकर 8 तक वो किसके अंदर आते हैं? स्वस्थ चतुष्क के अंदर। ठीक, और 9 से लेकर 12 तक वो कौन से चतुष्क के अंदर आते हैं? निर्देशक चतुष्क के अंदर। ठीक है, अब जो ये भेषज चतुष्क के अंदर है जो 4 चैप्टर आते हैं इनमें केवल और केवल हम मेडिसिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपने पहले चैप्टर में फलाने द्रव्य मुलानी द्रव्य के बारे में पढ़ा होगा, दूध के बारे में पढ़ा होगा, मूत्र के बारे में पढ़ा होगा, उनके गुण और द्रव्य सभी के बारे में पढ़ा है। फिर जब दूसरा चैप्टर आता है पर्णक तंडुलीय अध्याय, उनमें आपने पंचकर्म के बाद यवाऊ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, यवाऊ के बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो तीसरा चैप्टर आरोग्य अध्याय उसमें आप लेप के बारे में पढ़ने वाले हो। ठीक है, 32 जो चूर्ण और लेप होते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हो। जो चौथा चैप्टर आएगा, ठीक है, उसमें हम कसायों के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी ये 4 चैप्टरों में हम केवल और केवल मेडिसिन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। इसलिए इसको हम क्या किसकी कैटेगरी में रखते हैं? भेषज चतुष्क के अंदर इन 4 चैप्टर को रखते हैं। तो इतना जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था ना, ये इसलिए दिया था ताकि आपके बेसिक क्लियर हो सके। ठीक है, आप करते क्या हो, आप चैप्टर तो पढ़ लेते हो, आपको ये नहीं पता होता है कि आप पढ़ क्या रहे हो। आप सूत्र स्थान पढ़ रहे हो, कल्पना स्थान पढ़ रहे हो, निर्देशक पढ़ रहे हो, और सूत्र स्थान के अंदर भी कौन सा चतुष्क पढ़ रहे हो। ठीक है, अब जब भी आप पढ़ोगे चैप्टर में तो आपको ये चीज़ें क्लियर रहेंगी। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ चैप्टर नंबर 3 है, कौन सा स्थान है, तो आप बताओगे सूत्र स्थान है। आपको पता है कि सूत्र स्थान के अंदर हमारे टोटल 30 चैप्टर आते हैं चरक संहिता के। ठीक, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? सूत्र स्थान, यानी कि पूरी BMS फर्स्ट ईयर में हम सूत्र स्थान के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। केवल BMS फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। और उसके बाद अगर मैं आपसे पूछ लूँ कौन से चतुष्क आप कैसे याद रख लोगे? 4 चैप्टर का, यानी टोटल 12 चैप्टर होते हैं। जो 3 चतुष्क आपको जनरली याद रखने हैं। पहले जो 4 चैप्टर है वो भेषज चतुष्क के अंदर रखा गया है, यानी उन पहले 4 चैप्टर में हम केवल और केवल मेडिसिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और उससे जो अगले 4 चैप्टर यानी 5 से लेकर 8 तक जो चैप्टर है उसमें हम स्वस्थ चतुष्क कहते हैं, क्योंकि उसमें हम हेल्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। और उसके जो नेक्स्ट 4 चैप्टर उसको हम निर्देशक चतुष्क कहते हैं। उनमें हम स्टडी करते हैं कि हाउ टू बिहेव के बारे में, मतलब कैसा बिहेव करना उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो इतना सारा बेसिक मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। क्योंकि कभी कभी टीचर यही पूछ ले जाते हैं कि बताओ चरक संहिता के चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है। ठीक है, तो आपको नाम भी पता होना चाहिए, जिसका नाम है अपामार्ग तंडुलीय अध्याय। और चैप्टर नंबर 1 का नाम होता है चरक संहिता के दीर्घ जीवितम अध्याय। और अब चैप्टर 3 के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम होता है आर्गव अध्याय। ठीक, आपको नाम भी याद होने चाहिए क्योंकि बड़े नाम है तो आपको
एक आलस आता है इनको याद करने में, अरे कितना बड़ा नाम है। ठीक है, नाम कब याद होगा? जब आपको पता होगा इस नाम का मतलब। जब आपको नाम का मतलब पता होगा तो आपको पता होगा कि इस चैप्टर का ये नाम क्यों पढ़ा है और इस चैप्टर का नाम क्यों पढ़ा है और इसका मतलब क्या है, तो आपको ये नाम भी याद हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली चैप्टर को स्टार्ट कर दोगे तो कभी भी आपको चैप्टर का नाम याद नहीं होगा। जैसे मैंने पहले बताया था कि जैसे चरक संहिता का जो पहला चैप्टर है दीर्घ जीवितम अध्यायम, मैंने उसमें बताया था कि हमें अपने लॉन्ग लाइफ के बारे में उस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, तो आपको याद हो गया दीर्घ जीवितम अध्यायम। और फिर जो दूसरा चैप्टर था अपामार्ग तंडुलीय अध्यायम, ठीक है, उसका नाम क्यों पड़ा था? उसका नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि शिरोवेचन द्रव्य के लिए जो बेस्ट द्रव्य होता है वो अपामार का बीज होता है, तो उसकी वजह से उसका अपामार का नाम पड़ा है। ठीक है, अब इसी तरह से हम इसमें देखने वाले हैं आर्गव अध्याय में कि हम इस चैप्टर में क्या स्टडी करेंगे और इस चैप्टर का नाम यही क्यों पड़ा है, जैसे हम पहले देखते आ रहे थे। तो चलिए, बहुत ज़्यादा मैंने आपको बेसिक की चीज़ें बताई है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से। देखो, अब पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो हमारे सामने है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर में दो चीज़ पढ़ेंगे, मेनली और मेनली। ठीक है, शून और लेप। देखो, पहले तो मेरी ये अप्रोच रहेगी कि मैं आपको सारे 32 लेप के बारे में पढ़ा दूं और उसके बाद में बताऊं कि आपको कौन कौन से याद करने हैं, क्योंकि 32 आपको लेप याद नहीं हो पाएंगे, ना ही आपको 28 यवागु याद हो पाएंगे। ठीक है, यवागु भी मैंने आपको बताए होंगे, अगर नहीं बताए होंगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, शायद मैं बताना भूल गया उसमें कौन कौन से याद करने हो। ठीक है, क्योंकि टोटल आपको याद नहीं होंगे, लेकिन 5-10 आपको ऐसे करने पड़ेंगे, चाहे यवागु हो चाहे लेप हो, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ सके तो आप लिख सको। ठीक है, वैसे तो प्रोबेबिलिटी कम होती है, लेकिन देखो, अब हम बात करने वाले 32 सीजन चूर्ण और लेप की। तो इनमें से हम जब 32 सीजन चूर्ण लेप के बारे में बढ़ा देंगे तो अब हम आपको बताएंगे इनमें से कौन सा आपको 5-7 याद रखने हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको इनको अटैम्प्ट कर सको। जैसे 28 यवागु के बारे में था, उनमें से भी हमने 5-7 ऐसे बताए होंगे जो आपको याद करने होंगे। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। वैसे तो इन सेकंड और थर्ड चैप्टर से मोस्टली एमसीक्यू आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में 5 नंबर का भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, कोई लिखा हुआ नहीं है कि एमसीक्यू आए, कुछ भी आ सकता है, 10 नंबर का भी आ सकता है, लेकिन आप ये मान के चलते हो कि जो मोस्टली एमसीक्यू आएगा, अगर 5-10 नंबर क्वेश्चन आएगा तो हम अटैम्प्ट कर सके, यानी इतना तो हम पढ़ के जाएंगे, याद करके जाएंगे, अगर आ भी गया तो हम कर देंगे, इससे आपको एक कॉन्फिडेंस बना रहता है। ठीक, चलो, जैसे हम बात कर रहे थे कि 2 प्रकार के लेप होते हैं, एक होता है प्रदेह, एक होता है परलेप। ठीक, जैसे इसका नाम से, जैसे नाम इसका भारी सा होता है, उसी के अनुसार ये लेप कैसा होता है? मोटा लेप होता है। ठीक है, और जैसे इसका नाम होता है प्रलेप, यानी ये कैसा होता है? पतला लेप होता है। अब लेप किस प्रकार का हो सकता है? जैसे कि अगर मैं आपसे बोल दूँ, जैसे कुछ लोग मुल्तानी मिट्टी का अपने शरीर पर पूरा लेप कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ लोग दही का लेप कर लेते हैं, कुछ लोग सरसों के तेल में बहुत सारे द्रव्य मिला लेते हैं पीस कर और उनका लेप लगा लेते हैं। ठीक, तो लेप कैसा भी हो सकता है, चाहे मोटा लेप हो सकता है, पतला लेप हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे कि कब हमें मोटा लेप लगाना चाहिए, कब पतला लेप लगाना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं पर्दे यानी मोटे लेप की। ठीक है, मोटा लेप, अगर आप मोटा लेप लगाते हो तो वो देर में सूखेगा, जनरल सी बात है भाई, जितनी मोटी अगर आप उस परत चढ़ाओगे, उसकी कवरिंग करोगे तो वो उतनी देर में सूखेगा, और देर में सूखेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? उष्ण भी होगा भाई, वो आपके अंदर गर्मी भी प्रोड्यूस करेगा भाई। जैसे मोटा लेप है तो गर्मी तो अपने आप प्रोड्यूस करेगा, और उष्ण होने की वजह से वो क्या करेगा? कफ और वातज विकार को कम करेगा, यानी जो कफ विकार होते हैं, वातज विकार होते हैं, उनको कम करने का काम करता है। आप ये भी कह सकते हो कफ और वातज विकार में आप पर्दे मोटा लेप यूज कर सकते हो। तो आप इसको किस तरह से याद रखोगे? पहला आप देखोगे कि मोटा लेप यानी पर्दा किस प्रकार का होता है? मोटा लेप होता है। मोटे लेप के होने की वजह से वो देर में सूखेगा, देर में सूखने वाला होता है, और जितना मोटा होगा उतना ज़्यादा वो उष्ण भी होगा, गर्म भी होगा, और उष्ण होने की वजह से वो कफ और वातज विकार को कम करेगा। ठीक है, और परलेप कैसा होता है? ये पतला लेप होता है। पतला लेप होता है तो उसकी वजह से वो जल्दी सूख जाएगा। ठीक है, जल्दी सूख जाएगा, यानी वो शीतलता के लिए होता है, यानी पित्तज विकार के लिए, और मतलब वो शीतलता के होने की वजह से पित्तज विकार को कम करता है। ठीक है, देखो, पित्त विकार में क्या होता है? जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जनरली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये पतला लेप होने की वजह से वो शीतल होता है, जिसकी वजह से वो पित्त विकार को कम करने का भी कार्य करता है। ठीक है, तो आप इतना याद रख लेना कि पतला लेप होता है, पर्दा मोटा लेप होता है। ठीक, मोटे लेप होने की वजह से वो देर में सूखेगा। ठीक है, और ये जितना ज़्यादा मोटा होगा उतना ज़्यादा उष्ण भी होगा, और उष्ण होने की वजह से उसको कफ और वातज विकार में हम प्रयोग करते हैं। और ये पतला लेप होता है, वो जल्दी सूख जाता है। ठीक, और शीतल होता है, शीतल होने की वजह से उसको हम पित्तज विकार यानी पित्त वाले विकार में हम प्रयोग करते हैं। अब पित्तज विकार बहुत से हो सकते हैं, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो सकता है, या आपके अंदर बॉडी के बाहर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो सकती है, क्रोध हो सकते हैं, मतलब जितने भी पित्तज विकार होते हैं उन सब में हम किसका यूज़ कर सकते हैं? परलेप, पतले लेप का यूज़ करते हैं।
ठीक, धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएंगी कौन कौन से कफज विकार होते हैं, कौन से वातज विकार होते हैं। जैसे जैसे आप अपनी बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ की जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे तो आपको ये बेसिक सारी चीज़ें कंप्लीट होती चली जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं चूर्ण और लेप, यानी कि टोटल 32 सिद्धम चूर्ण और लेप होते हैं। ठीक है, 32 होते हैं चूर्ण और लेप, जिनमें से चूर्ण की संख्या कितनी होती है 7 होती है, और लेप की संख्या कितनी होती है 25 होती है। ठीक ठीक, और जो ये हैं चूर्ण और लेप उनको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, हम उनको एक्सटर्नल यूज़ करते हैं, यानी कि अपने शरीर में बाहर इनका प्रयोग करते हैं। भाई जो चूर्ण है लेप है, ठीक है, आप उनको अपनी बॉडी पे ही तो लगाओगे, अंदर थोड़ी लगाओ, खाओगे थोड़ी उनको, तो यानी कि इनको हम एक्सटर्नल यूज़ करते हैं। और एक्सटर्नल को हमारे आयुर्वेद में क्या बोला गया है, बहिपरिमार्जन। ठीक है, बहिपरिमार्जन। और चिकित्सा, चिकित्सा का क्या मतलब ये है कि जब भी आप अपनी बॉडी पे लेप को लगा रहे हो, चूर्ण को लगा रहे हो, तो वो एक प्रकार की क्या होगी, चिकित्सा होगी। चिकित्सा किस लिए होगी, जैसे मान लो कोई भी आपको कोई स्किन डिसऑर्डर्स है, ठीक है, आपके ठीक है स्किन डिसऑर्डर है, उधर सूल है या सूल नाशक है, ठीक है, या सिर में सूल है, जो भी है, तो उनमें अगर आप लेप लगाते हो, ठीक है, लेप लगाने से क्या होता है, वो ठीक हो जाता है। मतलब लेप लगाओगे तो उसकी चिकित्सा करोगे। जैसे कि आपने कभी देखा भी होगा कि जैसे कुछ व्यक्ति बोलते हैं कि मेरे सिर में बहुत दर्द है, तो वो क्या करते हैं, कभी कभी ठंडे तेल की मालिश कर लेते हैं, या फिर कुछ ऐसा लेप लगा लेते हैं। ठीक, या फिर आपने देखा होगा कुछ लोग चंदन का लेप लगा लेते हैं। तो वो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शीतलता होता है, जो कि स्किन डिसऑर्डर में भी यूज़ हो सकता है। यानी कि वो एक प्रकार का ऐसा लेप होता है, ठीक, जो कि आपकी जो बॉडी का जो स्किन डिसऑर्डर्स है या बॉडी का टेम्परेचर है उनको कम करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर इसलिए चिकित्सा का मतलब लिया गया है। देखो, जो 32 हमारे सिद्धम चूर्ण और लेप है, वो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, एक्सटर्नली। नॉर्मली आप इतना याद रखो, जो हमारे 32 सिद्धतम चूर्ण लेप है, सिद्धतम यहाँ पर इसलिए बोला गया है कि वो आचार्य के द्वारा उन्होंने करके देखा गया है। ठीक है, ये प्रूव्ड है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि कोई भी नाम ले दिया गया उनके गुणों के अनुसार और उनको एक कैटेगरी के अंदर रख दिया गया। ये जितने भी हमारे पुराने आचार्य थे उन्होंने ये सब चीज़ें प्रूफ करी है, मतलब उनका प्रयोग करते थे, उनको रिजल्ट मिला है, तब जाके उनको 32 सिद्धम चूर्ण और लेप के बारे में बताया है, जिनको आप अपने बॉडी पर एक्सटर्नल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, बहिपरिमार्जन चिकित्सा। ठीक, अब जो हमने जब सेकंड चैप्टर पढ़ा था तो उसमें कौन सी चिकित्सा देखी थी, अंत परिमार्जन चिकित्सा। अंत परिमार्जन चिकित्सा, अंत परिमार्जन चिकित्सा क्यों कही थी, क्योंकि इनको हम अपने बॉडी के अंदर मतलब सेवन कर रहे थे। ठीक है भाई, जितने भी इवागु को आप क्या कर रहे थे, खा रहे थे, इवागु को आप क्या कर रहे थे, इन द्रव्य को आप सेवन कर रहे थे। ठीक है, इनका सेवन कर रहे थे, जिनकी वजह से वो कैसे चिकित्सा हो रही थी, अंत परिमार्जन चिकित्सा। भाई जो हमने पंचकर्मा द्रव्य के बारे में कराता है, नहीं, जब भी आपका पहले पंचकर्म होगा, पंचकर्म करने के बाद मान लो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है या फिर कोई भी आपको रोग हो जाता है, तो उसके ठीक करने के लिए आपको यवागु दी जाती है, आपको ताकत देने के लिए, आपको रोग को ठीक करने के लिए। और कैसे दी जाती है, आपको इनका सेवन किया जाता है। तो इसलिए ये किस प्रकार की चिकित्सा थी, ये थी अंतः परिमार्जन चिकित्सा। और ये हमारा जो आरगव अध्याय है, तो इसमें हम किस प्रकार की चिकित्सा देखेंगे चूर्ण और लेप की, वो होती है हमारी बहिपरिमार्जन, यानी कि चूर्ण और लेप का हम एक्सटर्नल यूज़ करते हैं और यवागु का इंटरनल यूज़ करते हैं। ठीक है, यवागु का इंटरनल यूज़ करने की वजह से उसे हम क्या कह रहे थे, अंतः परिमार्जन चिकित्सा, और चूर्ण और लेप का एक्सटर्नल यूज़ करने की वजह से उसे हम कह रहे हैं बहिपरिमार्जन चिकित्सा। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं कि जैसे 32 प्रकार के सिद्धम चूर्ण है, ठीक, उनमें कितनी इनकी संख्या दी गई है। जैसे कि देखो, पहला इसमें कुष्ठ नाशक दिया गया है। कुष्ठ का मतलब होता है यहाँ पर स्किन के लिए, यानी जो स्किन से डिजीज होती है उनको नाश करने के लिए, यानी उनका शमन करने के लिए हमारे पास कितने सिद्धतम चूर्ण और लेप होते हैं, तो यहाँ पर इनकी संख्या कितनी बताई गई है, 15 बताई गई है। ठीक, और यहाँ पर वात विकार, यानी कि वात विकार के लिए, यानी जैसे वात विकार के मतलब वात अगर आपकी बॉडी में बढ़ जाता है या वात कम हो जाता है, मतलब वात से रिलेटेड जो भी विकार है, तो उसके लिए कितने सिद्धतम चूर्ण और लेप बताए गए हैं, तो 4 बताए गए हैं। वात रक्त के लिए कितने बताए गए, 3 बताए गए। वात रक्त यहाँ पर गाउट बोलते हैं। गाउट क्या होता है, गाउट एक फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस का ही एक फॉर्म होता है गाउट। ठीक, जिसमें जो आपके जो जॉइंट्स होते हैं वो टेंडरनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाता है, पेन होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसको। फिर होता है कि, और 3 होते हैं हमारे वात रक्त नाशक के लिए, यानी जो गाउट से जो पेन होता है ना, वात रक्त नाश के लिए, यानी देखो ये वात विकार के लिए 4 होते हैं, और वात रक्त नाशक के लिए यानी गाउट के लिए 3 होते हैं, और धासामक के लिए, यानी कि जो बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको कम करने के लिए 2 हमारे पास सिद्धम चूर्ण लेप होते हैं। ठीक है, और सिरसूल नाशक के लिए भी 2 होते हैं। ठीक, सिरसूल यानी पेन, मतलब सिर में पेन होने के लिए भी कितने सिद्धम चूर्ण लेप होते हैं, 2 होते हैं। और उदरसूल नाशक के लिए 1 होता है। उधर मतलब यानी पेट में, यानी जो एब्डोमन में अगर कोई दर्द होता है, पेन होता है, तो उसके लिए भी 1 होता है। और पार्श्वसूल, पार्श्व का मतलब होता है यहाँ पर जो लेटरल साइड ऑफ जीआईटी, यानी कि जो आपके रिब्स है, ठीक है, जो साइड में जो रिब्स है उनमें अगर पेन होता है, जैसे कहते हैं ना पसलियों में दर्द होता है, ठीक है, पसलियों में दर्द के लिए भी
पसलियम दर्द को शांत करने के लिए भी एक होता है। और शीतनाशक, यानी अगर आपको जैसे ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है तो ठंड को नाश करने के लिए, ठंड को कम करने के लिए, आपके शरीर से मतलब आपके शरीर का टेम्परेचर कम करने के लिए, टेम्परेचर कम हो गया तो उसको बढ़ाने के लिए भी कह रहे हैं शीतनाशक या हमारे चूर्ण लेप के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पर एक विषघन लेप है, विषघन लेप यानी विषघन के लिए भी एक लेप के बारे में वर्णन किया गया है। दुर्गंध नाशक, यानी कभी कभी आपने देखा होगा किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा उसके शरीर से दुर्गंध आती है तो उसको भी शमन करने के लिए, उसका नाश करने के लिए भी एक हमारे चूर्ण और लेप के बारे में बताया गया है। ठीक है, एक सुएधर लेप के बाद सुएधर लेप भी एक बताया गया है। तो हमने क्या देखा है, कुष्ठनाशक यानी स्किन डिसऑर्डर के लिए जो संख्या बताई गई है चूर्ण और लेप की 15 बताई गई है। वात विकारों के लिए 4 बताई गई है। वात रक्त यानी गाउट के लिए 3 बताई गई है। दाह शामक यानी बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए 2 बताई गई है। सिर सूल यानी हेडक, जो हेडक में पेन हेडक यानी सिर में जो पेन होता है या हेडक होता है उसके लिए संख्या 2 बताई गई है। उदर सूल यानी एब्डोमिनल पेन के लिए 1 बताई गई है। पार्सल सूल यानी कि जो रिब्स के साइड जो पेन होता है उसके लिए भी 1 बताई गई है। शीतनाशक यानी कि जब ठंडे मौसम में आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है तो उसको दूर करने के लिए 1 बताई गई है, 1 बताई गई संख्या। और विषगन लेप यानी कि विष को कम करने के लिए भी 1 बताया गया है। और दुर्गंध नाशक यानी दुर्गंध को नाश करने के लिए भी 1 बताया, यानी शरीर में बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ जाती है तो उसकी संख्या 1 बताई है। इसमें हम चंदन का उपयोग करते हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो शरीर से गंध ना आए। फिर स्वेधर यानी कि स्वेद को कम करने के लिए भी चूर्ण और लेप संख्या 1 बताई गई है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं अपने 32 जो हमारे 32 चूर्ण और लेप के बारे में, इनके बारे में स्टडी करने वाले, जिनमें से पहले हम देखेंगे 6 प्रकार के, यानी 1 to 6 को हम एक साथ देखेंगे। ठीक है, देखो 6 प्रकार के चूर्ण और लेप। ब्रह्मार्थ प्रयोगार्थ। ब्रह्मार्थ प्रयोगार्थ का मतलब ये है जो 6 प्रकार के चूर्ण और लेप बताए गए हैं इनमें से इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल यूज़ करते हैं। मतलब जो ये 6 प्रकार के चूर्ण और लेप बताए उनको हम एक्सटर्नल यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है ब्रह्मार्थ प्रयोगार्थ। अब देखो, मैं हर जगह ये बोलूँगा कि मतलब चूर्ण और लेप बोलूँगा, कभी चूर्ण बोलूँगा, लेकिन आपको एक जो मैंने आपको भी बताया था यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। आपको 7 प्रकार के चूर्ण होते हैं और 25 प्रकार के लेप होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मिक्स बताए गए, कुछ चूर्ण भी बताए गए, लेप भी बताए गए। यहाँ पर एक्यूरेट ऐसे नहीं बताया गया कि पहला लेप है या चूर्ण है, बस ये बोला गया है कि जो 6 प्रकार के चूर्ण और लेप का ब्रह्मार्थ प्रयोगार्थ, ठीक, जिनमें पहला लिया गया आरवगद प्लस अन्य द्रव्य, गंध विरोजा प्लस अन्य द्रव्य, भूर्जपत्र प्लस अन्य द्रव्य, बन तुलसी प्लस अन्य द्रव्य, और बन तुलसी प्लस अन्य द्रव्य, वचा प्लस अन्य द्रव्य, मनशिला प्लस अन्य द्रव्य। देखो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर एक ग्रुप का जो मतलब एक ग्रुप है उसका पहला मेंबर, जैसे मान लो एक ग्रुप में 7 मेंबर है तो उनमें से जो पहला मेंबर है उसका नाम लिख दिया गया है और बाकी में प्लस अन्य द्रव्य लिख दी गई है। अभी पहला द्रव्य इसलिए लिखा जाता है क्योंकि श्रेष्ठ द्रव्य होता है। ठीक, जैसे यहाँ पर जैसे पहले द्रव्य की अगर मैं नाम की संख्या बताऊँ तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, आरवगद, करंज, वसा, गुड़ेची और मदन फल, हल्दी और दारू हल्दी। ये पूरा एक सीक्वेंस आता है, ग्रुप है। ठीक, लेकिन इनमें से केवल हमने पहला देखा और प्लस लिख दिया प्लस अन्य द्रव्य, यानी इसके अंदर और भी ज़्यादा द्रव्य होंगे जो हमको इतना ज़्यादा याद नहीं करने हैं। हमको इन 6 ग्रुप का पहला द्रव्य तो आपको याद करना ही है। अगर आपको और भी ज़्यादा याद करना है तो आप चरक संहिता की बुक खोलिए, चरक सूत्र स्थान 3 में देखिए, जहाँ पर पहले ही पेज पे एक श्लोक लिखा होगा और श्लोक के नीचे इन सब द्रव्य के नाम लिखे होंगे, तो आप सीक्वेंस याद कर सकते हैं। जिसमें पहला जो द्रव्य है, पहला जो ग्रुप है द्रव्यों का, जिसमें पहला आरवगद आता है, उसके बाद हल्दी, दारू हल्दी, वसा, गुड़ेची, मदन फल, बहुत सारे आते हैं। लेकिन जो श्रेष्ठ द्रव्य होता है, जो पहला द्रव्य, देखो किसी भी ग्रुप का जो पहला द्रव्य वो श्रेष्ठ होता है, इसलिए केवल उसी द्रव्य का हम नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर पहले द्रव्य में, पहले ग्रुप में हमने केवल आरवगद का नाम लिखा है क्योंकि श्रेष्ठ होता है। और आपने पढ़ा है चैप्टर का नाम क्या, आरवगद्य अध्याय। ठीक, आरवगद्य अध्याय। तो इस नाम से हमें क्या क्लियर होता है, इससे हमें क्लियर होता है कि जो आरवगद अध्याय है वो स्किन डिसऑर्डर के लिए बेस्ट होता है। देखो, एक तो यहाँ पर मैंने शुरू में बताया था, वो 15 प्रकार के कह रहे हैं, 15 प्रकार के चूर्ण और लेप बताए थे स्किन डिसऑर्डर के लिए। सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, स्किन डिसऑर्डर के लिए ही बताई गई है। और दूसरा जो श्रेष्ठ है स्किन डिसऑर्डर में, कौन सा, आरवगद। ठीक है, आरवगद। तो इस चैप्टर का नाम यहाँ पर आरवगद पढ़ाता है। जैसे हमने अपामार्ग तंडुलियम में देखा था, शिरोविरेचन के लिए जो बेस्ट द्रव्य था वो कौन सा था, अपामार्ग के बीज थे, इसलिए इस चैप्टर का नाम भी क्या पढ़ा था, अपामार्ग तंडुलिया। इसी प्रकार के स्किन डिसऑर्डर के लिए जो सबसे बेस्ट होता है वो कौन सा, आरवगद। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी आरवगद अध्याय पढ़ा। तो ये तो होगा फर्स्ट। सेकंड में गंध विरोजा प्लस अन्य द्रव्य है, यानी गंध विरोजा है और अन्य द्रव्य। अन्य द्रव्य कौन कौन से होते हैं, खादिर होगा, धब होगा, नीम होगा, निम्ब होगा, विडंग होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे द्रव्य होते हैं, लेकिन आपको हर एक ग्रुप का पहला मेंबर तो आपको याद करना ही करना है। जैसे कि पहला आरवगद हो गया, दूसरे वाले का गंध विरोजा, एंड तीसरे का भूजपत्र, ठीक, प्लस अन्य द्रव्य, चौथे का बन तुलसी, 5वें का बचा, छठे का मनशिला। ठीक है, इन 6 का आपको नाम याद कर लेना, पहला नाम याद कर लेना और बाकी प्लस आप अन्य द्रव्य करके लिख सकते हो। ठीक,
ठीक। और ठीक इन करने के बाद क्या करना है, इन सब द्रव्य को अलग अलग करके पीसना है। जैसे मान लो मैं पहले द्रव्य को पीस रहा हूँ, पहले द्रव्य के ग्रुप को पीस रहा हूँ, जैसे इसमें आरक भी आ जाएगा, और उसमें वसा आएगा, गुड़ेची आएगा, मदन फल आएगा, आदि जो भी द्रव्य है वो सब इसके अंदर आएंगे। तो क्या करना है, आरक को अलग पीसना है, ठीक है, करंज को अलग पीसना है, वसा को अलग पीसना है, गुड़ेची। एक तो ये है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि पहले ग्रुप को ही टोटल अलग पीसना है, मतलब पहले ग्रुप के सारे द्रव्य ले लिए, उनको अलग करके पीस लिया। दूसरे द्रव्य को पीसना है तो इसको अलग करके पीसना है, ठीक। जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि आरवगत को अब आरवगत को अलग पीसना है, इसके अंदर करंज आएगा तो करंज को अलग पीसना है, वसा आएगा तो वसा को अलग पीसना है, गुड़ेची आएगा गुड़ेची को अलग पीसना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बस आपको इतना याद रख लेना है कि जिस भी द्रव्य को आपको स्किन डिसऑर्डर के लिए दवाई बनानी है, चिकित्सा करनी है, ठीक है, उन सबको अलग अलग पीसना है। जैसे मान लेता हूँ मैं करता हूँ चौथे नंबर से कि मैंने किसी का स्किन डिसऑर्डर देखा, मैंने कहा अरे चौथे वाले जो द्रव्य में वन तुलसी आते हैं और भी बहुत सारे द्रव्य आते हैं, इन सबको लेता हूँ और अलग अलग करके पीस लेता हूँ। और पीसने के बाद आप इसमें गोपित मिला देंगे। अब गोपित क्या होता है, गोपित होता है काऊ का बाइल जूस। जैसे हमारे अंदर बाइल होता है ना, उसी तरह गाय के अंदर भी क्या होता है, गाय का बाइल जूस होता है, तो उसके साथ मिक्स कर देना है। पहले क्या करना है, सभी द्रव्य देखो, आपने मानो ये ओखली बोलते हैं उसे, ठीक है, खड़तंत्र यंत्र भी बोलते हैं, एक खड़तंत्र यंत्र भी होता है, ठीक। इसमें क्या करना है, सभी द्रव्यों को डाल देना है। सभी द्रव्यों को डालने के बाद इस मूसल से इनको कूट देना है, ठीक है। आप कैसे भी कूटो, मैं आपको बता रहा हूँ। कूटने के बाद क्या करना है, इसमें आपको क्या मिला देना है, इसमें आपको एक द्रव्य मिला देना है, जो द्रव्य नहीं, गोपित जिसको हम बोल रहे हैं। गोपित क्या होता है, गाय का बाइल जूस होता है, ठीक है, गाय का बाइल जूस है। नहीं, अब इसमें क्या करेंगे, द्रव्य को जो पीसा है, ये द्रव्य मान लो यहाँ पर ऐसे पीस गए। अभी पीसने के बाद इसमें हमने गाय का बाइल जूस मिला दिया। बाइल जूस मिलाने के बाद इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से, ठीक। अच्छे से मिक्स करने के बाद जब इसमें गाय का बाइल जूस मिला दे, इसको फिर कूटेंगे। इसको हम क्या करेंगे, पुनः पीसेंगे, यानी फिर इसे कूटेंगे, फिर इसे पीसेंगे। पीसने के बाद फिर इसमें मिक्स कर देंगे सरसों का तेल। फिर इसमें क्या कर देंगे, सरसों का तेल इसमें मिक्स कर देंगे, तब उसको जाकर एक लेप बन जाएगा। उस लेप को हम प्रयोग करेंगे किसी भी प्रकार की जो हमारी स्किन डिसऑर्डर्स होती है, वे बहुत, ठीक है, स्किन डिसऑर्डर होती है, इनमें हम यूज़ करेंगे। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो 6 द्रव्य बताए गए हैं, 6 ग्रुप बताए गए, द्रव्य नहीं 6 ग्रुप जो बताए गए हैं, इनको आपको हर एक ग्रुप को लेना है और इन ग्रुप के द्रव्य को अलग अलग करके पीसना है। पीसने के बाद उसमें गावपित्त मिलाना है। गावपित्त क्या होता है, गाय का बाइल जूस होता है। गाय का बाइल जूस मिलाने के बाद उसको फिर से पीसना है। पीसने के बाद उसमें सरसों का तेल मिलाना है, तब जाके एक लेप बन जाएगा जिसको आपको अपनी बॉडी पर प्रयोग करना है, ठीक है। और वो किस किस के लिए यूज़ होता है, हमारे जैसे कि न्यूक्लियस रोग हो गया, न्यूक्लियस रोग ग्लिकोडर्मा। देखो मैंने आपको सिंपल सी बात ये बताई है कि जो जितने भी हमारे 6 द्रव्य होते हैं वो हम अपने स्किन डिसऑर्डर के लिए यूज़ करते हैं। अब स्किन में जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो बहुत प्रकार के हो सकते हैं। अब स्किन में देखो, जैसे पहला हो लिकोडर्मा, ठीक। स्किन में एक डिसऑर्डर होता है लिकोडर्मा, जिसको न्यूक्लियस रोग बोलते हैं, या एलोपेसिया जिसको इंद्रिय लुप्त बोलते हैं, रिंग वॉर्म, भगंदर, अर्थ, अपसर्व। अगर आप इन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो ये सब स्किन की डिसऑर्डर नहीं है। जैसे मैं बोल दूँ न्यूक्लियस रोग, जिसको हम लिकोडर्मा बोलते हैं। अब ये लिकोडर्मा क्या होता है, देखो जब आपकी स्किन जल जाती है तो आपकी स्किन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, ठीक। तो या फिर कुछ केमिकल गिर जाए तो उसकी वजह से जो आपकी स्किन है वो जल सकती है, उसकी वजह से आपकी जो स्किन का कलर है वो चेंज हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि थोड़ा सा ब्राउन रंग है, थोड़ा सा वाइट रंग सा हो जाता है, ठीक। तो ये किसका डिसऑर्डर है, वो स्किन का ही तो है। अब इंद्रिय लुप्त भी किसका डिसऑर्डर होता है, वो भी स्किन का होता है, क्योंकि स्किन के ऊपर से तो बाल उड़ जाते हैं भाई। जो आपके जो बाल है वो किस पे ग्रो होते हैं, स्किन पे ग्रो होते हैं ना, ठीक। तो ये किसका डिसऑर्डर है, स्किन का डिसऑर्डर है। जो दाद हो गया वो भी कहाँ पर होता है, स्किन पे होता है। भगंदर भी, इसको हम फिस्टुला कहते हैं, वो भी स्किन पे। अर्थ यानी पाइल्स, वो भी कहाँ पर होता है, स्किन पे। यानी जितने भी डिसऑर्डर हैं यहाँ पर वो स्किन के ही तो है। लेकिन स्किन में भी बहुत प्रकार के वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर अलग अलग का नाम लिखा है। मेनली आप इतना भी याद कर सकते हो कि जो 6 प्रकार के हमें किसी भी ग्रुप के द्रव्य बताए हैं वो स्किन डिसऑर्डर के लिए यूज होते हैं। और यहाँ पर स्किन डिसऑर्डर बहुत से प्रकार के हो सकते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा है। आप पढ़ भी सकते हो हिंदी में, अगर आपको याद हो जाए तो बेटर है, नहीं तो आप इंग्लिश में भी इनको देख सकते हो और इनको रिलेट करके याद कर सकते हो। अब देखो मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी यहाँ पर पहले ही जब शुरुआत हुआ था स्टार्टिंग के चैप्टर कि कुष्ठ यानी स्किन जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए चूर्ण और लेप की संख्या कितनी बताई है, 15 बताई गई है। 15 बताई, जिनमें से 6 हमने देख लिया है। यानी कि जो हमारे सीक्वेंस वाइज 15 हम चूर्ण और लेप पढ़ेंगे उनमें केवल और केवल स्किन डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए बताई गई है। यानी कि जो ये दवाइयाँ चिकित्सा बताई गई है वो अभी जो 15 लगातार आएंगे, जैसे 6 आए, तो ये किसके लिए थे, ये हमारे जो 6 लेप थे, ठीक है, वो स्किन डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए थे। जैसे अब 7वां आएगा वो भी स्किन डिसऑर्डर के लिए होगा। 15 तक जितने भी आएंगे वो स्किन डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए ही आएंगे, ठीक। फिर हम बात करते हैं 7 नंबर की,
कुष्ठ आदि लेप। देखो कुष्ठ किससे रिलेटेड होता है? कुष्ठ होता है हमारे स्किन डिसऑर्डर से रिलेटेड होता है, यानी कि स्किन डिसऑर्डर के लिए आप एक ऐसा लेप बनाओगे जिसका नाम क्या दिया है? कुष्ठ आदि लेप बनाया गया है, जिसमें द्रव्य बताए गए हैं कि आप कुष्ठ ऐड कर सकते हो, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, तुलसी ऐड कर सकते हो, पटोला, निम्ब, अश्वगंधा, सूर दारू, पिलस, सरसों आदि। देखो यानी कि देखो कुष्ठ आदि लेप में क्या है, आप मान लो कि कुष्ठ आदि जो लेप है, ये देखो यहाँ पर लिखा है ना कुष्ठ आदि। आदि का मतलब है इसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स है, सॉरी बहुत सारे द्रव्य है, सॉरी बहुत डिसऑर्डर नहीं, बहुत सारे द्रव्य है। देखो कुष्ठ आदि का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे द्रव्य है कुष्ठ आदि के। देखिए जैसे पहला इस नाम किससे शुरू हुआ? कुष्ठ से। कुष्ठ आदि मतलब इसमें और भी द्रव्य है, हरिद्रा है, दारू हरिद्रा है, तुलसी है, पटोल है, निम्ब है, अश्वगंधा है, सूरदारू है। ठीक, अब इन सब द्रव्य को क्या करना है? आपको चूर्ण बनाना है। चूर्ण कैसे बनाओगे आप? भाई किसी चीज़ को कूट के पीस के तभी तो चूर्ण बनाओगे। कूटने पीस के लिए आप कुछ भी याद कर सकते हो, खड़तंत्र यंत्र ले सकते हो, या फिर बहुत सारी मशीनें ले सकते हो, आप हाथ से नॉर्मल चक्कियों से भी कूट सकते हो। जैसे भी आपको चूर्ण बना सकते हो उस फॉर्म में आपको चूर्ण बनाना है। ठीक, चूर्ण बनाने के बाद आपको इन सबको सम प्रमाण में लेना है। सम प्रमाण का मतलब ये है कि अगर आप कुष्ठ और हरिद्रा को और दारू हरिद्रा को किसी को भी अगर 2 रेशियो में ले रहे हो, ठीक है, तो अगला द्रव्य भी आपको 2 रेशियो में लेना है, यानी कि इसको बराबर मात्रा में लेना। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 5 लिया तो इन सभी को भी 5 लो, अगर कोई 10 लिया तो इन सभी को 10 लो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सम प्रमाण। ठीक, जहाँ पर लिखा गया है 1:1, यानी कि अगर इसको 1 ले रहे हैं तो इसको भी 1 लो, इसको 1 ले रहे हैं तो इसको भी 1 ले रहे हो, यानी जितना भी आपने चूर्ण बनाया है वो सम प्रमाण में होना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं कि हरिद्रा ज़्यादा हो गया, दारू हरिद्रा कम हो गया, तुलसी बहुत कम हो गया, पटोल बहुत ज़्यादा हो गया। सभी को सम प्रमाण में लेकर चूर्ण बनाना है, और चूर्ण बनाने के बाद उसमें क्या मिक्स करना है? छाछ मिक्स कर देनी है, जिसको हम आयुर्वेद में तक्र बोलते हैं। यानी जो चूर्ण बन गया है, अब चूर्ण में कह रहा है कि आपको छाछ मिक्स कर देनी है। अब छाछ मिक्स करने से क्या होगा? आपका क्लिप बन जाएगा। अगर भैया खुद भी सोचो, अगर आप किसी पाउडर फॉर्म में कोई लिक्विड चीज़ डालोगे तो उसका क्या बनेगा? पेस्ट ही तो बनेगा, जिसको हम लेप कह रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं? इस चूर्ण में, इस पाउडर में हम एक छाछ मिला रहे हैं, ठीक है, एक लिक्विड मिला रहे हैं, तो उससे होगा कि एक लेप बन जाएगा। और जो ये लेप होगा वो किसके लिए प्रयोग करते हैं? इस लेप को हम प्रयोग करते हैं कुष्ठ आदि डिजीज में, सॉरी कुष्ठ से रिलेटेड डिसऑर्डर, यानी स्किन डिसऑर्डर से जितनी भी प्रॉब्लम होती है, जितनी भी क्या मतलब केवल आप ये कह सकते हो कुष्ठ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है इनमें हम यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि पीड़िका को हम बोलते हैं फुंसे, जो फोड़े फुंसे हो जाती है ना, जो जनरली मोस्टली यंग एज में होती है, 18 से 19 साल, 16, 17, 18, 19, 20 इतनी साल तक जनरली मोस्ट सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, इनमें हम क्या कर सकते हैं? कुष्ठ आदि लेप का अपने चेहरे पे लेप कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया गया है। और दूसरा होता है कंडू। कंडू का मतलब होता है ईचिंग। कभी कभी पसीने की वजह से नॉर्मली आपकी बॉडी में जो खुजली मचती है उसके लिए भी आप कुष्ठ आदि लेप का अपनी बॉडी पर उपयोग कर सकते हो। शीत पित्त। शीत पित्त का मतलब होता है जो स्किन पर रेसेस आ जाते हैं। ठीक है, देखो स्किन पर रेसेस यानी स्किन पर जो लाल लाल से जो लाइनें आ जाती है वो किस वजह से आती है? या तो आपकी बॉडी पे फूड का इन्फेक्शन हो जाता है, सॉरी फूड रिएक्शन कर जाता है, या मेडिसिन रिएक्शन कर जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने देखा ना, इस मेडिसिन का मुझे डिसएडवांटेज है, या मेडिसिन एक्सपायर हो गई थी, इस या मेडिसिन की वजह से मुझे रेसिस आ गई है। तो किसकी वजह से होता है? वो मेडिसिन के रिएक्शन की वजह से होता है, जो आपकी स्किन पर रेसिस आ जाते हैं। फिर होता है कुष्ठ। कुष्ठ को हम बोलते हैं लेप्रोसी। ठीक, कुष्ठ को हम क्या बोलते हैं? लेप्रोसी। लेप्रोसी का मतलब होता है, देखो मैं लिख देता हूँ, लेप्रोसी का मतलब होता है स्किन में जो पपड़ी जम जाती है। आपने देखा भी होगा कभी कभी आपकी स्किन से पपड़ी निकलती है, ठीक है, पपड़ी निकल जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कुष्ठ। यहाँ पर बताया गया है। शोथ का मतलब होता है ओडिमा। ओडिमा मतलब स्वेलिंग। स्वेलिंग में कहाँ पर आती है? आपकी स्किन पे आती है। यानी कि जो इतनी रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें आप कुष्ठ आदि लेप का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा कुष्ठ आदि लेप। अब हम बढ़ते हैं अपने 8वें लेप की तरफ। देखो जो हमारा 8वां लेप है उसका नाम है कुष्ठ आदि चूर्ण। पहले क्या था? कुष्ठ आदि लेप था, मतलब यहाँ पर हमने लेप बनाया और यहाँ पर हम चूर्ण बनाएंगे। ठीक, देखो अब कुष्ठ आदि चूर्ण में आपको क्या क्या द्रव्य लेने? कूट लेना है, गिलोय लेना है, दारू हरिद्रा, दारू हल्दी लेना है, कशिश लेना है, लोद्र लेना है, मन शिला। ठीक, ये सब द्रव्य आपको लेने हैं। देखो ये मत सोचना सर आप इतने सारे द्रव्य है वो कैसे याद करोगे। देखो द्रव्य तो बहुत सारे, मैंने सभी द्रव्य के बारे में नहीं लिखा है, जो कुछ द्रव्य जो आप याद कर सकते हो वो लिखे हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि आप किन किन को आपको याद करना है। सभी द्रव्य को थोड़ा याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप सभी द्रव्य के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़िए, क्योंकि 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। जब आप पहली बार इस चैप्टर को पढ़ते तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही पढ़ रहे हैं हम, चूर्ण के बारे में, लेप के बारे में, तो थोड़ा फील नहीं आता, थोड़ा ऐसा लगता है कि यार बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे। यकीन मानिए, लेकिन जैसे जैसे आप मेडिसिन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगेंगी। अभी केवल आप इनको पढ़ लीजिए, ठीक है, 2-3 बार पढ़ लीजिए तो आपको कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि हमने पढ़ सब रखा है। ठीक, वैसे तो ये जो पुराने तरीके होते हैं, मतलब जितने भी पुराने तरीके से हम ठीक करते थे ना,
ये सब पुराने तरीके। आज के टाइम पे भी हमारे मॉडर्न आयुर्वेदिक मॉडर्न हो गया है, तो वो भी बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन का यूज़ करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गाँव पित्त मिलाना है, जैसे 6 प्रकार के मैंने यहाँ पर चूना लेप के बारे में बताया ना, गाँव पित्त यानी काऊ का बाइल जूस मिलाना है, ये पहले होते थे, ठीक है। अब के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप गाय का बाइल जूस का निकाल कर इसमें मिलाओगे, ठीक। अब आज के टाइम पे मॉडर्न आयुर्वेद की बहुत सारी मेडिसिन है जिनको हम ऐसे प्रयोग करते हैं। ये मेडिसिन बहुत कम प्रयोग करते हैं, बहुत ही कम, ठीक। तो हम पढ़ रहे थे कुष्ठ आदि चूर्ण के बारे में। तो कुष्ठ आदि चूर्ण में कूट, गिलोय, दार, हरिद्रा, कशिश, लोद्र, मनसिला, ये सभी द्रव्य को आप यूज़ करोगे। कैसे यूज़ करोगे? इन सबको समप्रमाण में लेगा, यानी 1:1 में लोगे। यदि कूट को 1 लोगे तो गिलोय को भी 1 रेशियो में लेना पड़ेगा। और इन सबको लेने के बाद इन सबको आपको कूटना पड़ेगा। कूटने आपके चूर्ण बनाओगे, और चूर्ण बनाने के बाद आप इसको प्रयोग करोगे। कहाँ पर प्रयोग करोगे? आप अपनी कुष्ठ रिलेटेड प्रॉब्लम यानी स्किन डिसऑर्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम में आप इनको प्रयोग करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर देखो सर यहाँ पर हमने चूर्ण बनाया, अगर यहाँ पर लेप होता तो लेप हम अपनी बॉडी पे लिपट जाता, वो तो ठीक है, लेकिन चूर्ण आपकी बॉडी पे कैसे लिपटेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं यही बोल देता, मान लो कोई स्किन डिसऑर्डर है, तो यही स्किन डिसऑर्डर पे मैं चूर्ण कैसे लपेटूंगा? सर चूर्ण तो यहीं छूट जाएगा। तो बच्चों उसके लिए आपकी बॉडी में पहले से ही तेल की मालिश होनी चाहिए, यानी पूरे शरीर पर आपके तेल का मर्दन होना चाहिए। और कौन सा तेल के बारे में बात की? सरसों के तेल के। यानी ये कहा गया है कि चूर्ण को लगाने से पहले आप अपने शरीर पे तेल का मर्दन कर ले, यानी तेल की मसाज कर ले, तेल को रब कर ले अच्छे से सरसों के, और उसके बाद उस चूर्ण को आप डस्ट करो, मतलब छिड़को। उसके बाद क्या होगा? वो इस पर चिपक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया, जैसे मैंने नोट में लिखा है, शरीर पर सरसों के तेल से मर्दन होना चाहिए। इसका प्रयोग कहाँ पर कर सकते हो? आप दांत में इसका प्रयोग कर सकते हो, खुजली में प्रयोग कर सकते हो, कोष्ठ में कर सकते हो, पामा जिसको स्कैबिज बोलते हैं, एंड विरचिचिका होता है एक्जिमा। एक्जिमा का मतलब होता है स्किन इन्फ्लेशन, ठीक। तो यानी एक्जिमा को मैंने क्या बताया अभी? स्किन इन्फ्लामेशन, मतलब स्किन में स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन मतलब सूजन जो आ जाती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वर्चिचिका। तो अब हम पढ़ने वाले 9th और 10th चूर्ण लेप के बारे में, जो कि हमारा मनशिला आदि और तुथ आदि लेप होती है। देखो 2 लेप के बारे में जिक्र किया गया है यहाँ पर, मनशिला आदि और तुथ आदि लेप। तो मनशिला आदि में जो द्रव्य आते हैं वो होता है मनशिला, पिंड, हरताल, मरीच और मदार दूध जिसको हम अर्फ भी बोलते हैं, ठीक है। तो और इसमें तुथ आदि में कौन कौन से द्रव्य आते हैं? तुथत आता है, विडंग आता है, मरीच आता है, मनसिला आता है। दोनों की क्या करना है आपको? सरसों के तेल में दोनों की क्या करना है? इन सभी द्रव्यों को कूटना है। कूटने के बाद इनको चूर्ण बनाना है, और चूर्ण बनाने के बाद इनको सरसों के तेल में मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद इनका एक लेप बन जाएगा जिनको आप प्रयोग कर सकते हैं कुष्ठ हर में, यानी स्किन डिसऑर्डर को कम करने के लिए आप इनको लेप का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिकली कोई नहीं बताएगी किस किस स्किन डिसऑर्डर में, बस यहाँ पर लिख दिया कुष्ठ हर होता है, यानी कि स्किन डिसऑर्डर्स में इनका प्रयोग आप कर सकते हो। देखो 2 चीज़ आती है, एक आता है कर, एक आता है हर। कर का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, और हर का मतलब होता है किसी चीज़ को समन करना, कम करना, ठीक। अब किसको कम करना है यहाँ पर? कुष्ठ को। कुष्ठ क्या होता है? स्किन होता है। स्किन मतलब स्किन में जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनको कम करने का कार्य कौन करता है? हमारा ये जो लेप करते हैं, जो हमने लेप बनाया है, ठीक। यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं बताया गया कि किन किन स्किन डिसऑर्डर में प्रयोग करा है, केवल बोल दिया गया है कि स्किन डिसऑर्डर के लिए आप इस लेप का प्रयोग कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं 11 और 12 की। 11, 12 जिसमें आता है रस अंजन आदि तथा करंजादि लेप। रसंजन तथा करंजादि लेप। रसंजन में जो द्रव्य आते हैं वो रसंजन प्लस चकवड़ के बीज, ठीक। और करंज में कौन कौन से द्रव्य है? करंज का बीज, चकवड़ के बीज, ठीक, प्लस कूट। इसमें 2 द्रव्य होते हैं, करंज में 3 द्रव्य होते हैं, ठीक। इन दोनों को क्या करना है? समप्रमाण में लेना है, यानी इक्वल अमाउंट में लेना है। इक्वल अमाउंट में लेने के बाद इनको मिक्स कर देना है। यानी मिक्स कब करोगे आप? या तो आप इनको कूट लीजिए भाई, इन दोनों को कूटने के बाद मतलब एक एक परिमाण में लिया और इनको कूट के चूर्ण बना लिया। और चूर्ण बनाने के बाद आप इसको कैद के पत्ते के साथ उसके जो सुरस है, मतलब देखो एक वृक्ष होता है कैद, उसके आपको पत्ते लेने हैं, उसका सुरस निकालना मतलब उसका रस निकालना है, ठीक है। और आपने जो यहाँ पर चूर्ण बनाया है तो इसको रस के साथ मिक्स कर देना है और लेप की तरह आप यूज़ कर सकते हो। देखो क्या करना है, इन दोनों को आपको कूट के चूर्ण बना लेना है। जो चूर्ण बनेगा उसको जो कैद के पत्ते का जो रस है उसके साथ मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आप उसको एक लेप की तरह यूज़ कर सकते हो। इसी तरह इनका भी कह रहा है कि आपको चूर्ण बना लेना है। चूर्ण बनाने के बाद आप इनको गौमूत्र के साथ मिक्स करोगे। देखो यहाँ पर मिक्स कर रहे थे कैद के पत्ते सुरस के साथ, और यहाँ पर जो मिक्स कर रहे हैं गौमूत्र के साथ मिक्स कर रहे हो, ठीक है। और तब जाके आप एक लेप बनेगा जिसको आप प्रयोग कर सकते हो कुष्ठ हरने में, यानी कुष्ठ रिलेटेड डिसऑर्डर है कुष्ठ में, यानी स्किन डिसऑर्डर में आप इनका प्रयोग कर सकते हो। स्किन डिसऑर्डर मैंने कई बार बोले होंगे तो आप स्किन डिजीज समझो। देखो मैंने कई बार डिसऑर्डर बोला है, डिसऑर्डर नहीं ये डिजीज होगा, ठीक है। फिर हम बात है हरिद्रा आदि लेप। तो हरिद्रा आदि लेप सबसे ज़्यादा जो स्किन डिसऑर्डर के लिए जो लेप यूज़ होता है वो होता है हमारा
हरिद्रा, हरिद्रा यानी स्किन डिजीज, सॉरी फेमिनाइन डिसऑर्डर बोला, स्किन डिजीज में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला द्रव्य वो होता है आपका हरिद्रा। ठीक, अब इसमें देखते हैं हरिद्रा आदि लेप में कौन कौन से द्रव्य का प्रयोग करते हो। इसमें हरिद्रा का प्रयोग करते हैं, दारू हरिद्रा का प्रयोग करते हो, करंज का, कनेर का, चमेली का आदि। इन सभी द्रव्यों का प्रयोग करने के इन सबको सम प्रमाण में लेना है, इक्वल अमाउंट में लेना है, और इनको भी गौमूत्र के साथ मिक्स करने के बाद एक लेप बनेगा, जिनको आप अपने स्किन डिसऑर्डर्स में, इस फिर मैंने डिसऑर्डर बोलने को बार बार मेरे डिसऑर्डर की आदत बन चुकी है। ठीक, आप इसको डिजीज समझना, यानी स्किन डिजीज में आप इसको प्रयोग कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, डिसऑर्डर इज इक्वल टू डिजीज, ऐसा कुछ होता नहीं है, पर आप समझ लीजिए कि जहाँ जहाँ मैंने डिसऑर्डर बोला है वहाँ वहाँ आपको डिजीज समझनी है। ठीक है, फिर हम देखते हैं मनसिलादि लेप, जो जो पाक युक्त होता है। देखो जनरली मैं इसको थोड़ी देर में भी खत्म कर सकता हूँ, कह सकता हूँ कि देखो आप इन सबको पढ़ लीजिए, लेकिन मेरा पढ़ाने का यही मोटिव है कि मैं अगर आपको एक बार पढ़ा दूँ और आप इनको समझा दूँ तो आपको याद करने में इनको कठिनाई नहीं होगी। मेरा यकीन मानिए, यकीन मानिए, अगर मैं इनको नहीं पढ़ाऊँ तो आप इनको याद बिल्कुल भी नहीं करोगे, आप इनको पढ़ोगे भी नहीं। लेकिन जब मैं इनको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ तो आपको ये चीज़ें समझ में आती है। ठीक, तो आप इनको याद कर सकते हो, क्योंकि आपके दिमाग को सिग्नल जाता है कि हमने ये चीज़ समझी है, ठीक है, रटी नहीं है, तो हम इनको याद कर सकते हैं। ठीक, अब हम बोलते हैं मनसिलादि लेप, या इनको हम बोलते हैं पाक युक्त मनसिलादि लेप। पाक युक्त का क्यों बोला गया है, अभी आपको समझाता हूँ पाक युक्त क्यों बोला गया है। पहले हम देख लेते हैं कि मनसिलादि लेप में कौन कौन से द्रव्य आते हैं। ठीक, पहला मनसिल आता है कुब्ज, कुब्ज की छाल आती है, कुष्ठ आता है, लोमस आदि, ये सब द्रव्य आते हैं। इनको आपको एक एक कर्स की मात्रा में लेना है। अभी समझाता हूँ कर्स क्या होता है, इतना देख लीजिए। इन सब द्रव्य को आपको लेना है, 1.1 कर्स की मात्रा में लेना है। इतनी मात्रा में लेकर इन सबको आपको कूट लेना है। कूटने के बाद क्या हो जाएगा, इनका चूर्ण बन जाएगा, और चूर्ण बनने के बाद इन प्लाक्ष वृक्ष का स्वरस लेना है। यानी प्लाच एक वृक्ष होता है, मतलब प्लाच वृक्ष का स्वरस निकालना है। स्वरस मतलब उसका रस निकालना है। ठीक है, उसका जो छाल होगी उससे आप क्या कर सकते हो, उसके रस निकाल सकते हो। रस निकालने के बाद क्या करोगे, जो ये चूर्ण बना है उसको इस रस में मिक्स कर दोगे। देखो, मंद अग्नि पर पकाकर गाढ़ा कर लेना है। ठीक, मंद अग्नि पर गाढ़ा कर लेना है। देखो पहले क्या किया, इन सभी द्रव्यों का हमने चूर्ण बनाया। चूर्ण बनाने के जो प्लाक्ष का वृक्ष है उसका रस निकाला, उस चूर्ण के साथ मिला दिया। ठीक है, यहाँ पर इसका चूर्ण को इस रस के साथ मिला दिया, और रस को मिलाने के बाद यहाँ पर मंद अग्नि पर पकाकर, मतलब एक घड़े में रखा, घड़े में रखने पर हमने मंद अग्नि पर पकाया, मतलब घड़े में इन दोनों चीज़ को रख दिया, चूर्ण भी है और रस भी है। फिर घड़े में रखने उसको मंद अग्नि पर, उसको उसके नीचे मंद अग्नि मतलब अग्नि में उनको पकाया। ठीक, और पकाने कब तक पकाया, जब तक वो गाढ़े नहीं हो गए। ठीक, गाढ़े हो गए, और गाढ़े कहने का मतलब ये है जब तक डंडी पर वो चिपकने ना लगे। ठीक, जैसे मान लो एक डंडी है, ठीक, एक डंडी है, ठीक है, और ये यहाँ पर मान लो कि एक सुरस है, मान लो सुवरस है, और इसमें मैंने बहुत सारा चूर्ण गिर दिया। मैंने इसमें बहुत सारा चूर्ण गिर दिया। चूर्ण गिरने के बाद और मैंने इसके नीचे अग्नि लगा दी। ठीक, और ये तब तक मुझे गर्म करना है, तब ये तब तक गाढ़ा ना हो जाए। गाढ़ा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि तब तक ये इस डंडी पर ना चिपकने लगे। ठीक है, तब तक मुझे क्या करना है, गर्म करते रहना है। और अग्नि कैसी होनी चाहिए, मंद होनी चाहिए, ज़्यादा तेज भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा तेज अग्नि करोगे तो वो जल जाएगा। इसलिए यहाँ पर मंद अग्नि का जिक्र हुआ है। ठीक, अब बात कर लेते हैं कर्ज क्या होता है। देखो, कर्ज का मतलब होता है यहाँ पर 2 तोला। ठीक, अगर आपको तोला नहीं पता है तो 1 तोले में होता है 11.5 ग्राम, 11.5 ग्राम है 11.5 ग्राम। ठीक है, आप थोड़ी हिंदी इंग्लिश में मुझे जज मत करना, समझने से आपको मतलब होना चाहिए। एक कर्ज में कितना होता है, 2 तोला होता है, और 1 तोले में कितना होता है, 11.5 ग्राम। तो आप कह सकते हो एक कर्ज में कितना ग्राम हो जाएगा, 23 ग्राम। देखो सिंपल सा मैथ है, एक कर्ज में 2 तोला है तो 1 तोले में 11.5 ग्राम है। ठीक, तो एक कर्स में कितना हो जाएगा, इसका डबल कर दो भाई, इसका डबल कर दो तो यार 23 ग्राम। तो आप कह सकते हो जो आपने 1.1 कर्स लिया है या एक कर्स लिया है, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 23 ग्राम। और 0.1 है तो करीब करीब आप इसको 24 ग्राम भी लिख सकते हो, यानी कि 24 ग्राम। ठीक है, अब हम पढ़ते आरगवद आदि लेप। आरगवद आदि लेप, इस चैप्टर का नाम भी क्या था, आरगवद आदि लेप भी था। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, आरवगत को हम अमलतास भी कहते हैं। अमलतास इसका पर्याय होता है, आरवगत का जो पर्याय होता है अमलतास। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे आरवगत तो वहाँ पर आपको अमलतास भी लिखा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अमलतास आरवगत का ही पर्याय होता है। तो यहाँ पर आपको 3 द्रव्य का यूज़ करना है, जो कि आरवगत होता है, काकमाची होता है, कनेर होता है। तो इन सब का आप प्रयोग किसके साथ करोगे, पत्ती के साथ। इन सब, देखो ये जो द्रव्य ले रहे हो ना आप, इन सब, सॉरी ये द्रव्य नहीं है, हाँ ये द्रव्य है। द्रव्य मतलब ये वृक्ष है, मतलब आरगद हो गया, काकमाची होगा, कनेर हो गया, मतलब ये पेड़ है। इन पेड़ों की आपकी पत्ती लेनी है, इन पेड़ों को आपको क्या लेनी है, इनकी पत्ती लेनी है। ठीक है, अब ये जितने भी थे, हम ये कोई द्रव्य थे, कोई वृक्ष था, कोई क्या था,
ठीक। तो इन सब की क्या लेनी है, हमको पत्ती यूज़ करनी है और इनकी पत्ती को हमें पीस लेना है। पीसने के बाद उसको छाछ में यानी टक्कर के साथ मिला देना है। और जब आप छाछ के साथ मिलाओ तो एक लेप बन के तैयार हो जाएगा, लेप बन के तैयार हो जाएगा, जिसको आप कुछ ठर में प्रयोग कर सकते हो। ठीक, ये हो गए टोटल 15। ठीक है, टोटल 15, यानी कि टोटल जो 15 थे वो हमारे कुष्ठ में भी प्रयोग होते थे। जैसे मैंने यहाँ पर पहले भी बताया था कि कुष्ठ को नाश करने के लिए 15 टोटल चूर्ण और लेप होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 15 चूर्ण और लेप, यानी जितने 15 हमने 15 अभी लेप, चूर्ण और लेप के बारे में पढ़ा है वो कुष्ठ को नाश करने के लिए ही पढ़ाए थे। ठीक है, और एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कभी कभी क्या होता है, चूर्ण होता है, चूर्ण को लगाने के लिए आपको शरीर पे कहता है। ठीक, जब भी आप अपने शरीर पर चूर्ण लगाओगे तो उस केस में आपकी जो बॉडी पर सरसों का तेल लगा होना चाहिए, ताकि वो जो चूर्ण है वो आपकी बॉडी पर चिपक जाए। ठीक है, और कहीं पर जैसे मैं नहीं बताऊँ कि चूर्ण है, चूर्ण को लगाना है, तो आपको सेल्फ अंडरस्टैंड होना चाहिए कि चूर्ण को अगर आप अपने शरीर पर लगा रहे हो तो आपको पहले से ही आपके शरीर पर सरसों का तेल लगा होना चाहिए, तभी जाके इसको हम चूर्ण को लगा सकते हैं, नहीं तो वो छूट जाएगा ना भाई, चिपकेगा नहीं अच्छे से। अब हम बात करते हैं 16 नंबर पे कोल आदि लेप, जिसमें कोल आदि लेप, कोल आदि को हम बेर भी कहते हैं, बेर, जिसमें हम बेर लोगे, कुलथ लोगे, उड़द लोगे, आदि लोगे। ठीक है, अभी ये बेर इसलिए लिया गया है कि जो बेर होता है वो प्रधान द्रव्य होता है, तो बेर, कुलथ, उड़द ये 3 आदि द्रव्य लेंगे, इनको हम समपरिमाण में लेना है। ठीक है, और इनको कूट के एक लेप बना लेना है। और इनका कहाँ पर ही प्रयोग कर सकते हैं, वात विकारों में लाभदायक होता है, यानी जो वात से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ होती है, ठीक है, इनमें आप इनका प्रयोग कर सकते हो। ठीक, वात नाशक यानी वात को नाश करने के लिए। अब वात को क्यों नाश करा जाता है, या क्योंकि आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जितनी भी आपकी बॉडी में जो पेन का कारण होता है वो वात होता है, यानी कि अगर आपकी बॉडी में कहीं पेन हो रहा है तो उसका कारण मेनली कौन होता है, वात ही होता है। तो यहाँ पर इसलिए बोला जाता है कि वात विकारों में या वात को नाश करने के लिए कोलादि लेप का प्रयोग कर सकते हो। फिर बात आती है वात व्याधि हर लेप, यानी वात से रिलेटेड जो भी डिजीज़ होती है उनको हरने के लिए, ठीक है, उनको कम करने के लिए आप लेप बनाया जाता है, जिसमें आप अनु पशु पक्षियों का मांस, मछली का मांस। ठीक है, आप खुद भी सोचो, देखो वात और कफ कैसे होते हैं, वात और कफ कैसे होते हैं, हमेशा अपोजिट होते हैं। ठीक, अगर आपकी बॉडी में वात बढ़ेगा तो कफ कम हो जाएगा, और कफ बढ़ेगा तो वात कम हो जाएगा। तो यहाँ पर बताया जाएगा कि वात से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, डिजीज़ होती है, इनको कम करने के लिए आपको क्या लेप बनाना है कि अनु पशु पक्षियों का मांस खाना है, मछली का मांस खाना है। ठीक है, और ये ऐसे मांस होना चाहिए, ऐसा मांस होना चाहिए जिसमें कोई भी बोन नहीं होना चाहिए। इनको गर्म करना है, और खाना नहीं है, देखो मैं खाने पे आ गया, यानी आपको यहाँ पर ऐसे पशु पक्षियों का मांस लेना है जो आनुप हो, और ऐसे और मछली का मांस लेना है। ठीक है, इनको आपको समपरिमाण में लेना है, इनकी कोई भी हड्डी नहीं लेनी है, और इनको गर्म करके आप अपनी बॉडी पर लेप कर लेना है। ठीक है, अपनी बॉडी पर आपको लेप कर लेना है, और लेप कैसा होगा, प्रदय यानी मोटा लेप लगाना है। ठीक है, जो कि आपकी वात व्याधि को नाश करती है। अब मैंने यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट में क्या समझा रहा था, मैं ये समझा रहा था कि अगर आप इन दोनों को देखोगे, दोनों मांस कैसे होते हैं, गुरु होते हैं, यानी कहीं ना कहीं कफ की वृद्धि करने वाले होते हैं। अगर वो कफ की वृद्धि कर देंगे तो क्या करेंगे, वो वात का शमन करेंगे, क्योंकि दोनों कैसे अपोजिट चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए आनुप पशु पक्षियों के मांस को भी अगर आप देखोगे तो ये ऐसे पक्षी मांस होते हैं जिनमें कफ की अधिक वृद्धि होती है। ठीक, या इनका मांस जो होता है वो गुरु होता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो। ठीक, फिर होता है वात विकारों के नाश हेतु लेप। फिर वही है कि वात विकारों के नाश हेतु कौन कौन से लेप है, गंधवर्ग की औषधियाँ लेनी है, और उसमें 10 मूल लेना है। ठीक है, 10 मूल, लघु पंचमूल आता है, और एक 5 बृहति पंचमूल होते हैं, जो टोटल इसमें ला के 10 मूल होते हैं। तो इन दोनों को क्या करना है, आपको गर्म करना है, और गर्म करने के बाद आपको चतुर्थ स्नेह है, मतलब चतुर्थ स्नेह कौन कौन से होते हैं, घृत, तिल, वसा, मज्जा, यानी कि 4 महास्नेह होते हैं, जिनको आपको क्या करना है, जो ये गर्म की हुई औषधि दिया हुई है इनके साथ मिला देना है, और मिलाने के बाद आपको लेप बना लेना है, और इस लेप को आपको प्रयोग करना है वात को नाश करने के लिए। ठीक है, जहाँ जहाँ पर आपकी बॉडी में वात बढ़ा हुआ है या पूरी बॉडी में वात बढ़ा हुआ है तो आप इनका लेप लगा सकते हो। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन 19 की, जिसमें है एक उदर रसूल नाशक लेप, यानी जो एब्डोमेन में पेन हो रहा है तो उसके लिए आप कैसा लेप बनाओ, किन किन द्रव्य का प्रयोग करोगे। इसमें आप यव चूर्ण, यव का मतलब होता है जौ का चूर्ण लोगे, और जौ का ही क्या लोगे, छार लोगे। ठीक है, अभी आपको छार समझ में नहीं आएगा, बाद में आपको समझ में आ जाएगा जैसे आप आगे आगे पढ़ोगे। तो इन सबको क्या करना है, आपको पीसना है, पीसने के बाद इन सबको छाछ में मिला देना है, छाछ में मिलाने के बाद आप इनको एक लेप बनेगा, जिनको आप प्रयोग कर सकते हो अपने उदरसूल के लिए, यानी जो उदरसूल में, जो उदर में सूल हो रहा है उसको कम करने के लिए आप इस लेप का प्रयोग कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं वात व्याधि हर लेप। ठीक, मतलब वात व्याधि हर लेप, देखो यहाँ पर वात व्याधि हर लेप नहीं है, क्योंकि ये तो हम पहले ही 17 नंबर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर होगा वात रक्त हर लेप।
ये सही लिखा हुआ है, यहाँ पर वात व्याधि ही होगी क्योंकि ये वात रक्त तो अगला है इसका। देखो आपकी चरक संहिता में यहाँ पर देखो वात व्याधि हरलेप 17 में बताया, 20 में वात व्याधि हरलेप, देखो दो बताए गए, तो इसी तरह मैंने यहाँ पर लिखा गया है। यानी वात की व्याधि के लिए दो प्रकार के लेप बता सकते हैं आप, ऐसा मान सकते हैं ये फर्स्ट है और इसे सेकंड मान लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। इसमें आप किसी द्रव्य का यूज़ करो, कूट का, सौंफ का, बच्चा का, जाय और जौ का, इन सब का चूर्ण बना लेना है पीस कर चूर्ण बनाने के बाद इसको कांजी मतलब होता है खट्टा पदार्थ, ठीक, जैसे खट्टा पदार्थ छाछ हो सकता है, ठीक, खट्टे पदार्थ और भी हो सकते हैं। खट्टे पदार्थ के साथ इनको मिक्स कर लेना है। देखो पहले क्या बनाने का, चूर्ण बनाना है, चूर्ण बनाने के बाद इनको खट्टे पदार्थ के साथ मिक्स कर लेना है और उसमें तिल का तेल डाल लेना है। फिर इनको गर्म करना है, गर्म करने के बाद आप इनको लेप की तरह प्रयोग कर सकते हो। और कहाँ पर आपको प्रयोग करना है, जहाँ पर आपको वेदना को शमन करना है, यानी जो वात से व्याधि है, वात की व्याधि की वजह से जो अभी आपकी बॉडी में पेन हो रहा है तो उसको शमन करने के लिए आप इस लेप का प्रयोग कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं वात रक्त हर लेप। वात रक्त का मतलब होता है गाउट। देखो वात रक्त का मतलब होता है गाउट। गाउट क्या होता है, एक सीवियर फॉर्म होता है आर्थराइटिस का, ठीक है। आर्थराइटिस आपको पता होगी, हमारे जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसका एक फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं गाउट। तो इसमें क्या होता है, जो आपके जो जॉइंट्स होते हैं इनमें टेंडरनेस आ जाती है, स्टिफनेस आती है, पेन आता है, स्वेलिंग हो जाती है। सभी किसके लक्षण होते हैं, किसके सिम्टम्स होते हैं, वो होते हैं गाउट के। तो अगर वात रक्त हर लेप, इस वात रक्त लेप इसमें किसी द्रव्य का प्रयोग करोगे आप, रसना का जो इनका श्रेष्ठ द्रव्य माना जाता है, गिलोय का, मुलेठी का, बल्ला का, सौंफ का, इन सब आदि द्रव्य आपको लेने हैं। इनको समपरिमाण में करना है। समपरिमाण में करने के बाद इनको चूर्ण बना लेना है। चूर्ण बनाने के बाद आप इनको दूध प्लस घृत में, दूध में और घी में इनका पाक करोगे और इनका प्रयोग कराओगे एक लेप के प्रयोग, एक लेप के रूप में इसको प्रयोग कर सकते हो। कहाँ कहाँ पर ये लेप लगाना है, जहाँ पर आपको वात रक्त हो रहा है, जैसे मान लो नी जॉइंट में, एल्बो जॉइंट में, या फिर इंट्राफैलेजिस जॉइंट्स में, जितने भी जॉइंट्स में अगर आपको गाउट हो रहा है या दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो यहाँ पर आप इस लेप का प्रयोग कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं वात रक्त में वेदनाशक लेप, ठीक। वात रक्त में वेदनाशक यानी वात रक्त की वजह से अगर आपकी बॉडी में वेदना हो रही है, पेन हो रहा है, तो उसको शमन करने के लिए किस लेप का आप प्रयोग करोगे, तो आप कैसे बनाओगे वो लेप, तो आपको रसना लेप जो बेस्ट होता है, गुड़ेची लोगे, मधुक लोगे, मधुक या इसको मुलेठी बोलते हैं, इसका पर्याय होता है, और जीवक लोगे। इन सभी को समपरिमाण में लेना है, इनको चूर्ण बना लेना है। चूर्ण बना के इनको मिक्स कर देना है दूध या घृत के साथ, या दूध के साथ या फिर घृत के साथ, किसी भी एक के साथ आप मिक्स कर सकते हो और उसको आप प्रयोग कर सकते हो। वात रक्त वेदनाशक लेप मतलब वेद को समन करने के लिए आप इनको प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है गोधूम आदि लेप। गोधूम को हम क्या बोलते हैं, गेहूं का जो आटा होता है, ठीक। गोधूम यानी गेहूं का आटा, बकरी का दूध और घृत, तो इन सबको आपको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद एक लेप बनेगा। लेप क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लिक्विड चीज़ है, देखो जब भी कोई लिक्विड चीज़ प्रेजेंट होती है तो एक लेप बन जाता है, ठीक है। और लेप बनाने के बाद आप इसको प्रयोग कर सकते हो वात रक्त की वेदना को शांत करने के लिए। फिर हम बात करते हैं शूलनाशक लेप है, मतलब हेडक हो रहा हो जो, इसको शांत करने के लिए तो आप कैसे लेप बनाओगे, नत लोगे, चंदन लोगे, उत्पल लोगे, कोष लोगे, इन सभी को समपरिमाण में लोगे और इनका चूर्ण बना लोगे। और चूर्ण बनाने के बाद इनको मिक्स कर लोगे। मिक्स करने के बाद मतलब जो चूर्ण बनाया है उस चूर्ण को आप घृत के साथ मिक्स कर दोगे और घृत के साथ मिक्स करने के बाद इनका एक लेप बनेगा, उनका आप प्रयोग कर सकते हो वात रक्त में। फिर हम बात करते हैं प्रोपोंडिकर आदि। प्रोपोंडिकर आदि सिरसूल नाशक लेप, इसमें आपको इनके द्रव्य का यूज करोगे, पौंडरिका, सुरदारू का, कुष्ठ का, मुलेटिका आदि, इन सबको एकत्र करना है और पीसने के बाद इनको घृत में मिला देना है। घृत में मिलाने के बाद एक लेप बनेगा, इनको आप प्रयोग कर सकते हैं सिरसूलनाशक में। फिर हम बात करते हैं पार्श्व शूलनाशक लेप में, जो कि हमारे लेटर साइड ऑफ जाती है, जो पसलियों में दर्द होता है, उसके लिए आपको लेप कैसे बना सकते हो, रासना, हल्दी, दारू हल्दी सबको मिक्स करना है। इन सबको घृत में साथ मतलब चूर्ण बना के पीस के घृत के साथ मिलाना है और इसमें तेल मिला लेना है और मिक्स करने के बाद एक लेप बनेगा, जिनका आप प्रयोग कर सकते हो पार्श्वनाशक में। फिर हम बात करते हैं दाह शामक लेप 1, यानी कि अगर आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, बर्निंग हो रही है, तो उसको शांत करने के लिए आप एक लेप का प्रयोग करें। 2 लेप बताएंगे। पहला लेप होता है इसमें सेवार, पगड़, उत्पल, वस्त्र एंड तुड़ंग, इन सबको क्या करना है, मिक्स कर लेना घृत के साथ। घृत को मिक्स करने के बाद इनको एक लेप बना लेना है जो देखो शामक करता है। ये तो होता है पहला लेप देखो शांत करने के लिए। दूसरा होता है हमारा देह शामक लेप 2, जिसमें आप मिश्री का, लत्ता का, वेद का, पीताम्बक, मुलेठी आदि का प्रयोग करोगे और इनको मिक्स करने के बाद एक लेप बनेगा जिनको आप देह को शामक कर सकते हो। फिर होता है शीतनाशक। कभी कभी ठंडियों में आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है तो शीत को दूर करने के लिए आप एक लेप बना सकते हो, जिसमें आप स्याले, इलायची, अगर, कुष्ठ, तगर आदि द्रव्यों को प्रयोग करोगे और इनसे एक ऐसा लेप बनाओगे जो शीत का नाश करेगा। फिर विषघन लेप, जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जौन सा मैंने स्टार लगाई है, जैसे गोधूम आदि पे स्टार लगाया है वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। विषघन पे लेप लगाया है, स्टार लगाया तो वो आपको याद कर लेना है। आरगवत पे भी लेप लगाया था जो 15वां था, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो शुरू के 6 थे इनको आप कर लेना है, ठीक है। ये इतना ही आपके लिए बहुत होंगे याद करने। विषघन लेप में क्या करोगे आप, सिरिंज, सिंधुवार और निर्गुंडी, इन सभी को मिक्स करके लेप बना देता है, जो भी आपको विष को शांत करने में मदद करता है।
फिर हम देखते हैं हमारा 31वां नंबर जो कि सीरीज आदि सफेद हर लेप होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सफेद आता है। उसके लिए सीरीज लाजमग नागर के हर लोदर को मिक्स करोगे और लेप करो प्रयोग कर लोगे पूरे शरीर पर। पत्र आदि दुर्गंध पर्दे लेप पर्दे में क्या करोगे, तेज पत्र सुगंध वाला लोदर और चंदन इन सभी का कह रहा है एक प्रकार का लेप बनाओगे। तो वो लेप कैसे होगा, पर्दे में मोटा लेप लगाओगे जो कि दुर्गंध को नाश करने में, जो शरीर से जो दुर्गंध आती है उसको नाश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारी 32 लेप होते हैं, ठीक है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म हो गया है। आर्यवत अध्याय, देखो आर्यवत अध्याय इस चैप्टर कंप्लीट होता है और अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो आप कमेंट कर सकते हो। देखो मैं ऐसे नहीं है कि 5-10 मिनट की कोई वीडियो बना दूंगा और आपको चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। जो भी चैप्टर है इसको डिटेल में देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सकते हैं हमारी चरक संहिता की। क्योंकि चरक संहिता हमारे लिए, चरक संहिता हो गया, कोई भी संहिता हो गई, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारा पूरा आयुर्वेद शास्त्र इन संहिताओं पर ही डिपेंड करता है। अगर आपकी संहिता मजबूत है तो आपका आयुर्वेद भी अच्छे से मजबूत है, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग वीडियो नहीं चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है, जो 10-15 मिनट में ये चैप्टर कंप्लीट कर दूँगा। पर मैं नहीं चाहता कि आप 10-15 मिनट में इसको कंप्लीट करो, क्योंकि पहले ही हमारा आयुर्वेद बहुत छोटा है। कभी भी देख लेना, कोई चाहे टीचर हो या कोई भी किसी भी कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, कोई भी टीचर हो, वो ज़्यादा देर किसी भी चैप्टर को आयुर्वेद को चलाते नहीं है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन और चैप्टर को कंप्लीट कर देगा, आपको चाहे समझ में आए या ना आए। लेकिन मेरा ये मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव है कि आपको चैप्टर का अंडरस्टैंड पता होना चाहिए कि क्या ये चैप्टर है, क्या इसमें हम पढ़ने वाले हैं, क्यों इस चैप्टर का ये नाम पढ़ा है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सबको समझ में आया होगा। देखो अगर आपको मेरी थोड़ी हेल्प करनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि हमको पता चल जाए कि हम जितनी मेहनत कर रहे हो उसको सच में आपको बेनिफिट हो रहा है। और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ के बड़ी से बड़ी हमारी यूट्यूब फैमिली बन सके और हम इसी तरह से आपके लिए कंटेंट लाते रहे। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सेफ रहिए।